नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था वैदिक काल। वैदिक काल मतलब वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद को पढ़ा। अब हम पढ़ रहे उत्तर वैदिक काल, मतलब कि उत्तर वैदिक काल में भी साथियों हमने कुछ पोर्शन को कवर कर लिया था, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे राजा के कर्तव्य पर, और राजा के कर्तव्य को भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखेंगे राजा के जो सहायक अधिकारी होते हैं, मतलब अधिकारियों को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता है। तो अधिकारियों को उत्तर वैदिक काल में कहा जाता था रत्निन। क्या कहा जाता था? रत्निन। जैसे कि मध्यकाल जब हम पढ़ेंगे, और मध्यकाल में हम पढ़ेंगे अकबर के 9 रत्न। क्या पढ़ेंगे? अकबर के 9 रत्न। और फिर देखेंगे हम मराठाओं में, तो मराठाओं में शिवाजी के थे अष्टप्रधान। क्या थे? अष्टप्रधान। तो इस प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहां से क्वेश्चन या प्रश्न किस प्रकार का हमारी परीक्षा पूछती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये पोर्शन एमपीपीएससी के लिए विशेष है, यानी कि एमपीपीएससी भी यहां से क्वेश्चन अच्छे से बनाती है और यहां से पूछती है, जो कि धुआंधाई कर देती है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। समझने के लिए क्या करना होता है? हमें गौर से सुनना होता है। तो गौर से सुनिएगा और आपको बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, देखिएगा। उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, और रत्निन की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई। तो उन 12 अधिकारी कौन कौन से हैं, या 12 रत्निन कौन कौन से हैं, उन पर ही हम चर्चा करते हैं। पहला होता है पुरोहित। पुरोहित मतलब क्या होता है? तो पुरोहित मतलब होता है धार्मिक कर्म कांड करने वाला अधिकारी। क्या होता है? धार्मिक कर्म कांड करने वाले अधिकारी को हम कहते हैं पुरोहित। पुरोहित का काम होता है दान लेना। क्या काम होता है? दक्षिणा ग्रहण करना, दान लेना, यज्ञ करवाना, राजा को समय समय पर सलाह देना, या शिक्षा दीक्षा दीक्षित करना। इस टाइप के या इस तरह के कार्य किसके होते थे? पुरोहित के होते थे। किसके होते थे? पुरोहित के कार्य होते थे। दूसरा होता है राजन्य। राजन्य जो होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता था, जो राजा के बाद राजा की अनुपस्थिति में वो क्या करता था? राजा के कार्यों को देखता था। जो राजा जो काम करते थे उन कार्यों को देखने का वो क्या करता था? संभालता था या कार्य करता था। तो वो होता था राजन्य, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी होता है या प्रतिनिधित्व करने का कार्य करता था। कब करता था? जब राजा अनुपस्थित हो। मान ली जाए राजा कहीं अपनी ससुराली घूमने चली गया, अब राज्य में कोई बच्चों नहीं, तो कहीं करेगा, तो करेगा यू कि अब अपन ने कहीं करना, राजा साहब तो गया कहीं घूमने के लिए, अब अपन खुद ही राजा बन जाओ। कहीं कर लो, खुद ही राजा बन जाओ और खुद राजा बनकर अपने हिसाब से संचालन कर लो। मान ली जाए कोई सी ऑफिस में आप काम करते हो या आप रहते हो, कभी अपना ऑफिस का मैनेजर गायब हो गया, तो मैनेजर गायब हो गए, लेकिन अपन मैनेजर के बहुत चाहते हैं, तो कहीं करो अपन खुद मैनेजर बन जाओ, अपने हिसाब से चलाओ। तो ये कार्य होता था किसका? राजन्य का। किसका होता था? राजन्य का होता था। दूसरा होता है युवराज। अब युवराज क्या है? युवराज मतलब होता है राजा का पुत्र या उत्तराधिकारी। राजा का पुत्र या उत्तराधिकारी, इसका कार्य क्या होता है? जैसे कि मध्यकाल जब हम पढ़ेंगे तो हम मुगल काल पढ़ेंगे, और मुगल काल में क्या होता था? जब मेन जो राजा होता था बादशाह, जैसे कि अकबर था, अकबर ने अपने 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 बेटों को, यानी कि अपने पुत्र या उत्तराधिकारी को क्या दे रखा था? मनसब दे रखा था, मनसब व्यवस्था। तो अलग अलग क्षेत्र का उन्हें मनसबदार बना रखा था। तो ये कार्य क्या होता था? युवराज, युवराज को भी दिया जाता था। युवराज का एक विशेष कार्य होता था, मतलब कि राजा को एक विशेष परिस्थिति में सहयोग प्रदान करना, सलाह देने का कार्य करना, ये काम होता था रत्निन का। अब दूसरा है सेनानी, जो सेना का प्रमुख अधिकारी होता था, जो सेना पर कमांड बनाकर रखता था, जो सैनिकों की भर्ती करता था, जो सैनिकों को जब उनकी ऐसा होता था कि भर्ती भी करना रहता था, निकालना भी रहता था, किस अधिकारी की भर्ती की जाए और किसको निकाला जाए, यानी कि सैनिकों से संबंधित जितनी देख रेख का कार्य होता था वो कार्य कौन करता था? वो कार्य करता था सेनानी। कौन करता था? सेनानी। माहिसी। माहिसी मतलब होती है पटरानी। क्या होती है? माहिसी मतलब होती है पटरानी। अब सर यो पटरानी शब्द कई है, हमारे तो कई पल्ले नहीं पड़े। पटरानी का मतलब होता है जो रानियों के ऊपर की रानी।
रानियों के ऊपर की रानी, मतलब जो राजा की पहली पत्नी होगी वो होगी पटरानी। जैसे कि मान ली जाए एक राजा है और एक राजा ने 4 शादियां की है। कितनी की है? 4 शादियां की। लेकिन जिससे सबसे पहले विवाह किया वो रानी बनेगी पटरानी। क्या? रानियों पर जो पट यानी कि अधिकार जताने का या अधिकार चलाने का काम करती है वो होती है पटरानी, यानी कि रानियों के ऊपर। और जो उससे छोटी है 3 रानियां, वो क्या हो जाएगी? 3 जो है वो रानियां हो जाए। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां थी, जिसमें 8 पटरानियां थी। तो कैसे थी वो? यानी कि 16,008 रानियों में 16,108 रानियां थी, जिसमें तो 8 पटरानियां थी। तो 8 पटरानियों में सबसे मेन रानी कौन सी से सबसे मेन पटरानी कौन थी? सबसे मेन पटरानी थी रुक्मणी जी। कौन थी? रुक्मणी स्वयं लक्ष्मी माता। और जिसके बाद में कौन थी? सत्यभामा थी। जिसके बाद में कौन थी? जामवंती थी। इस प्रकार उनकी कितनी थी? इस प्रकार उनकी थी 8 पटरानियां। तो उन 8 पटरानियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर कौन सी थी? तो कौन सी होगी? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रुक्मणी जी होगी। इस प्रकार होती थी। और वहीं अगर रामायण काल में देखें तो 8 वो पटरानियों वाला सिस्टम, उसमें राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसमें सबसे मेन कौन थी? कौशल्या, जो कि भगवान राम की माता थी। तो इस प्रकार अपन उसको समझ सकते थे। लेकिन जरूरी नहीं कि पटरानी सबसे प्रिय रानी होगी, ये भी जरूरी नहीं होगी। अगर किसी कारणवश राजा ने विवाह कर लिया, शादी कर ली, यानी कि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी क्षेत्र विशेष का कोई बड़ा राजा था, यानी कि उसके बड़ा क्षेत्र पर उसका अधिकार है, और लेकिन उस क्षेत्र के राजा को अपने साथ जोड़कर रखना पड़ता है, यानी कि उससे अपन को मित्रता, अच्छा व्यवहार रखना पड़ता, ताकि अपना राज्य सुरक्षित रहे, या अपने को अपन उससे उनसे शक्ति ले सके। तो हो सके उनकी उनकी बेटी की शकल सूरत थोड़ी मंदी हो, यानी कि राजा से थोड़ी कमजोर शकल की हो, लेकिन उसके बाप के पास अच्छा धन हो, धन दौलत हो, धन्य धान्य सब कुछ हो। तो क्या होता था? वो विवाह संबंध स्थापित कर लेते थे, जिससे क्या होता था? उनकी शक्ति में और वृद्धि हो जाती थी। शक्ति में और वृद्धि हो जाती थी, उसका एक ये कारण होता था कि उन पर कोई अलग जो अगला राजा होता था वो आक्रमण नहीं करता था, क्योंकि वो डरता था। ऐसा होता है नहीं, कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लीजिए कोई अच्छी गवर्नमेंट अधिकारी लग जाए, कोई सा भी व्यक्ति, और गवर्नमेंट अधिकारी लग जाए और शकल जाए मंगरेला जैसी हो, एकदम काला कलूटा हो, बेकार सी शकल का लड़का हो, लेकिन समाज वाले क्या करते हैं? यार उसकी तो नौकरी है। क्या है? नौकरी है। और नौकरी है तो हर कोई वो की छोकरी दे दे, शकल कैसी हो, लक्षण कैसा हो, हाँ, लेकिन नौकरी है तो छोकरी दे देगा वह, बिना सोचे समझे। बाद में छोकरी के साथ भले कैसो ही हरकत करे, वो कितनी मार कूट करे, कितनी बेइज्जती करे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन समय उन्हें कहीं दिखे नौकरी दिखे। तो उस टाइम पे भी ऐसे दिखता था, यानी कि राजा कैसा ही हो, या राजा की पुत्री कैसी हो, या राजा का पुत्र कैसा ही हो, लेकिन अगर वो शक्तिशाली है, तो उससे विवाह संबंध स्थापित हो जाते थे, जिससे उनके साम्राज्य में क्या हो जाती थी? वृद्धि हो जाती थी। क्या हो जाती थी? वृद्धि हो जाती थी। साम्राज्य लंबा हो जाता था, जिससे अगल बगल के राजा उन पर आक्रमण नहीं करते थे। तो सबसे प्रिय रानी को बोलते थे वावाता, जिसको बोला जाता सबसे प्रिय रानी। ये भी एक अधिकारी होती थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। दूसरा होता छत्री, राज प्रसादों का रक्षक, जो राज प्रसादों को रक्षक होता है वो छत्री कहलाता है। सूत यानी होता है सारथी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। सारथी बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी क्यों बना है? इसके पीछे एक कारण है। उत्तर ऋग्वेदिक काल जब हमने पढ़ा था तो वहां युद्ध जैसी चीजें बहुत कम देखने को मिली, लड़ाई बहुत कम देखने को मिली। लेकिन जब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया तो 2 आप क्षेत्रों में वृद्धि हुई, यानी कि उर्वर क्षेत्रों में वृद्धि हुई, धन्य धान्य की वृद्धि हुई, और उस टाइम पे लोहा का आविष्कार हो गया। तो कृषि योग्य भूमि क्षेत्र भी बहुत सारे बने, और बहुत सारे क्षेत्र बने तो गायों के लिए, 2 आप क्षेत्रों के लिए जहां उपजाऊ भूमि है उसके लिए युद्ध होना शुरू हो गए। अब युद्ध होना शुरू हो गए तो राजा को सैनिकों की आवश्यकता लगी।
सैनिकों की आवश्यकता लगी, राजा को अस्त्र शस्त्र औजार बनाने वाले कारीगरों की आवश्यकता लगी, राजा को बर्छी ढाल बनाने वाले कारीगरों की आवश्यकता लगी, राजा को रथ चलाने वाले सारथी की आवश्यकता लगी, राजा को घोड़ों को ट्रेन करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता लगी। तो इस प्रकार धीरे धीरे इनमें वृद्धि हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था सारथी। क्या होता था? सारथी। सूत, सूत को बोला जाता है सारथी। सारथी वो अधिकारी होता है, जब वो व्यक्ति होता है जो राजा का रथ हाँकने का कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझोगे, महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण भगवान बने थे अर्जुन के सूत यानी कि सारथी, और महाभारत के युद्ध में क्या करी? अर्जुन को विजय दिलाई और कौरवों की गद भी गड़ी अच्छे से। तो ये कार्य किसने किया? अगर अच्छा सारथी होगा, अच्छा सूत होगा, तो राजा को विजय होने के 100% क्या होते हैं 100% संभावना बढ़ जाती। जैसे कि अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमें अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा गाइड करने वाला मिल गए, तो हमारे सफल होने की संभावना 100% बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। इसीलिए जीवन हो या कोई परीक्षा हो, हमारे लिए एक अच्छा सारथी होना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि अगर आपका कोई मित्र भी है और वो अच्छा सारथी है, मतलब अच्छा सूत है, आपको अच्छा गाइड कर रहा है और वास्तव में उसके गाइड करने का तरीका अच्छा है और आपको उससे फायदा हो रहा, तो वो एकदम अच्छा है, अच्छा सारथी है, अच्छा सूत है, वो आपको सही दिशा पर, सही टाइम पे, सही मंजिल तक पहुंचा देगा। तो इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है एक अच्छे सारथी की। उस प्रकार ही सारथी की आवश्यकता होती है, इस प्रकार ही एक अच्छे सारथी की आवश्यकता है। जीवन में हम क्या करते हैं? शादी करते हैं तो अच्छा सारथी तो देखते हैं, ताकि हमारा जीवन की जो दो पहिए है वो अच्छे से चले, व्यवस्थित चले। और दूसरी चीज ये है कि सारथी एक तरीके से पूरक होता है। जैसे कि मछली का सारथी पानी होता है। अगर मछली के लिए पानी जितना जरूरी होता है, इसलिए मनुष्य के जीवन में सारथी भी उतना ही जरूरी होता है। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखना। और लेकिन एक सारथी ऐसा भी था जो हमें रामायण काल में देखने को मिला, जो राजा दशरथ का सारथी था, और वो सारथी थी उनकी प्रिय पत्नी केकई माता, जिसने राजा दशरथ से 3 वरदान मांगे थे, जिसमें से क्या काम किया था? भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, इस टाइप के। और दूसरा वनवास तो कितना? 14 वर्ष का वनवास। तो इस प्रकार के सारथी भी हुए हैं। तो ये भी हो सकते, इस प्रकार के सारथी भी हुए जो युद्धों में विजय दिला दी, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई थी। तो ये अब संग्राहिता, एक अधिकारी होता है संग्राहिता। संग्राहिता मतलब संग्रहित करने वाला अधिकारी। संग्रहित करने वाला अधिकारी उत्तर वैदिक काल में धन को संग्रहित करने वाला। जैसे कि अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो गेहूं का संग्रहित करेगा, चावल का उत्पादन हुआ तो चावल से, या धन हुआ तो धन से संबंधित, यानी कि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को ही संग्राहिता कहा जाता है। दूसरा भागदूत। भागदूत इसमें क्या देगा? इसमें कोषाध्यक्ष, यानी कि संग्राहिता कोषाध्यक्ष, और भागदूत एकत्रित करके किसको देगा? कोषाध्यक्ष यानी कि संग्राहिता को देगा, जो कोष में एकत्रित करते हैं। तो संग्राहिता को हम कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। और भागदूत को कर को एकत्रित करने वाला अधिकारी, यानी कि कर को उगाकर किसको देगा? वो भागदूत को देगा। किसको देगा? वो भागदूत को नहीं, कर एकत्रित करेगा, कर उगाएगा भागदूत, और देगा किसको? संग्राहिता को, कोषाध्यक्ष को देगा, जो कोष में जमा करेगा, संचित निधि में जमा करेगा। इस प्रकार दूसरा होता है ग्रामीण। ग्रामीण एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जो ग्राम से संबंधित मामलों को देखता है। यदि गांव में कोई सी समस्या आ रही है तो उस गांव का सॉल्यूशन कैसे होगा, उसकी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, गांव में हमें क्या क्या नई सुविधाएं देना। जैसे कि वर्तमान में सरपंच, आज का जो सरपंच है वो क्या है? ग्रामीणी है, जो ग्राम का प्रधान है, गांव की व्यवस्थाओं को देखता है, ग्रामीण क्षेत्रों को उनकी देखते हैं। जैसे कि गांव में पानी की व्यवस्था करना है, गांव में बिजली की व्यवस्था करना है, गांव में शिक्षा की व्यवस्था करना है, गांव में नदी कुआं खुदवानो है, गांव में पटाव करवाना है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को कौन देखता है? गांव को सरपंच देखे हैं।
और एक काम और देखें, अगर चुनाव हाँ तो गांव के सरपंच के चुनाव में क्वार्टर बांटनो है तो यो काम भी कौन करे, यो सरपंच ही करे। लेकिन यो पकड़ाए नहीं, यो बहुत खतरनाक अधिकारी होया करे गांव को प्रधान, तो यो भी ध्यान रखियो। दूसरा, सभा और समिति, यानी कि ये अपने 12 रत्न खत्म हो गए और इन 12 रत्न में से क्वेश्चन यही पूछेगा कि संग्रहिता कौन है, जिसमें महिषी किसे कहते हैं, जिसमें से ग्रामीणी किसे कहते हैं, यानी कि इसका अर्थ पूछेंगे। अब सभा और समिति, राजा के कार्य में सहयोग करने, इसका मतलब जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। सभा और समिति में व्यक्ति, जैसे कि सभा में आम लोग बैठते थे, आम लोग इसमें भाग लेते थे, और समिति में विशेष वर्ग के उच्च अधिकारी बैठते थे। ये क्या करते थे, राजा के कार्य में सहयोग प्रदान करते थे। मतलब कि राजा को ये क्या करते थे, अपने कार्य में सहयोग देते थे या राजा का हाथ बटाने का कार्य करते थे। इसका वर्चस्व उत्तर वैदिक काल में भी रहा था। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था क्या है, यानी कि उस समय उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी। न्याय व्यवस्था कैसी थी कि अगर किसी ने चोरी की तो उसका क्या दंड होता था, या किसी ने डकैती की तो उसका क्या दंड होता था, या किसी ने मारकूट की तो उसके क्या दंड होता था, या किसी ने फ्रॉडगिरी या धोखाधड़ी की तो उसका क्या दंड होता था। तो अलग अलग दंड के लिए, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड अलग अलग पैमानों से दिया जाता था। जैसे कि अगर आपराधिक दंड कोई व्यक्ति करता था तो उसमें क्या होता था कि उसको शरीर की यातनाएं दी जाती थी, उसको कूटा जाता था, उसको कोड़े मारा जाता था, उसकी खाल खींच ली जाती थी, उसके नाखून उधेड़ दिए जाते थे, उसको मुर्गा बनाकर टेबल पे खड़ा कर दिया जाता था। इस प्रकार के कोई दंड हो सकते हैं, है ना। तो अगर, लेकिन ये दंड देने का कार्य कौन करता था, तो न्याय व्यवस्था का सबसे प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। कौन होता था, सबसे प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, कौन होता था रितेश? राजा होता था, ध्यान रखना है ना। तो राजा होता। साथियों, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रही है। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन भी, ऑफलाइन में भी बैठे हैं और ऑनलाइन, तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं देते हैं बच्चों, है ना, तो वो देंगे ध्यान। रितेश आगे ध्यान देना है ना, बिल्कुल। तो कौन होता था, राजा सर्वोच्च अधिकारी, मतलब कि राजा का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय माना जाता था। और आगे बात समझ में। अब दूसरी बात होती है ये राजा सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। न्यायाधीश, न्यायाधीश को मतलब उत्तर वैदिक काल में कहा जाता स्थपति। स्थपति एक शब्द आता स्थपति, इसका मतलब क्या, तो न्यायाधीश होगा। क्या होगा इसका मतलब, न्यायाधीश होगा। ग्राम के मामलों को ग्राम विवादित देखता था। ग्राम विवादित थी, यानी कि ग्राम का जो प्रधान अधिकारी था, ग्राम से संबंधित मामलों को देखने वाला अधिकारी होता ग्राम विवादित। क्या होता था, ग्राम वादित्य नाम का एक अधिकारी होता था जो इनसे संबंधित मामलों को देखता था, यानी कि गांव के मामलों को देखता था। गांव में अगर चोरी हो गई, गांव में अगर डकैती हो गई, पड़ोसी ने पड़ोसी के लट मार दियो, पड़ोसी के घर में घुस गयो, ये ऐसा उल्टा सीधा अगर काम होया, तो इन काम को देखने का कार्य या इन मामलों को सुलझाने का कार्य कौन करता था, ये अधिकारी। ये दादा, ये दिख रही है, ये आ गई बात समझ में। यो अटपटो नाम है, थोड़ा में दिक्कत आए, है नी, तो इसको पढ़ेंगे हम ग्राम वादित, ये अधिकारी। दंड, अब अगर चोरी की है, किसी अपराध किया, तो दंड कैसे देना, जैसे कि चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, इसके लिए शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति ने चोरी की और हाथों से चोरी की, धन को चुराया, तो उसके दोनों हाथों को खलास कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों हाथों को कटवा दिया जाए, या दोनों को हाथों को तोड़ दिया जाए, या दोनों हाथों को उल्टा बांध दिया जाए, इस तरह के। यदि किसी ने धोखाधड़ी की तो उसकी जबान काट दी जाए, या उसके गालों में इतना रेपटे दिए जाए कि वो बोले ही नहीं। तो इस तरीके के दंड वो दिया जाता था। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने उत्तर वैदिक काल में हत्याएं की या किसी व्यक्ति की हत्या की, तो हत्या का बदला यहाँ पर मृत्यु दंड से लिया गया है। उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड दिया जाएगा, और मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तो जिस व्यक्ति की हत्या की है, उस व्यक्ति के परिवार को 100 गायें दी जाती थी। और भाई साहब, 100 गायें
देखने योग्य बात ये आज के जमाने की बात नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल की बात है। और 100 गाय की कीमत कितनी होती थी? एक गाय की कीमत आज वर्तमान में एक मर्सिडीज कार की कीमत होती है, उस कीमत की एक गाय होती थी। कितनी कीमत? आज जो BMW आ रही है, और जो BMW के सपने लोग देखते हैं कि BMW खरीदेंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, तो वो BMW की कीमत की एक गाय होती थी। तो कौन मारेगा व्यक्ति को और कौन 100 गाय देगा? तो इस 100 गाय देने के डर से ही व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता था, इस तरीके का काम करते ही नहीं थे। तो ये हो गई भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी तो उस पहला तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए, और मृत्यु दंड नहीं दिया जाए तो उसको उससे 100 गाय ली जाए। आपको पता होगा इन गायों के लिए युद्ध भी लड़े गए हैं बहुत सारे, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, सैन्य संगठन। इसमें सैन्य संगठन कैसा होगा? तो सैन्य संगठन इस प्रकार का हो सकता है कि राजा युद्ध लड़ने जाता था तो उसके पास पैदल सेना भी होगी, उसके पास रथ सेना भी होगी, उसके पास घोड़सवार भी होंगे, उसके पास गज सेना यानी कि हाथियों की संख्या भी होगी, यानी कि हाथियों की सेना भी होगी। तो राजा 3 प्रकार की सेना रखता था, पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना और घोड़ा सेना। यानी कि उसकी सेनाओं में ये तीन चार चीजें रहती थी। यानी कि घुड़सवार अधिकारी भी होते थे, सैनिक भी होते थे, पैदल सैनिक भी होते थे, जो रथों पर रहते थे वो भी होते थे, और जो गज यानी हाथी पर रहते थे उसको गज सेना बोलते हैं। तो गज यानी हाथी, और जो हाथी पर बैठ के लड़ाई करेगा वो क्या होगा? गजपति होगा। क्या होगा? जो गजपति होगा। तो यहाँ पर यह सेना का भी प्रावधान थे। इसमें मुख्य रूप से यानी कि हाथी पे बैठ के तो तलवार नहीं चली जा सके, हाथी पे बैठ के तो भाला फेंका जाए। तो हो सकता है यहाँ पर भाला नाम का कोई लिखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ भाला भी था। क्या था? भाला। भाला भी एक अस्त्र था इनका। दूसरा, पैदल सैनिक है, वो भाले से तो मार भी सकता है, लेकिन उसके साथ तलवार की आवश्यकता पड़े, तो हो सकता है यहाँ तलवार भी लिख रखी, तलवार भी होती थी। तीसरा, तीर कमान, या घोड़ा पे बैठा घोड़ा से निशाना मार दे तो तीर कमान भी होता था। तो इस प्रकार के इस यहाँ पर क्या होते थे? क्या होते थे? अस्त्र शस्त्र औजार होते थे। अब साथियों, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सामाजिक स्थिति, जिसमें हम बहुत अच्छे से और आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक स्थिति में क्या होता है। जैसे कि विवाह क्या होता था, जैसे कि उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज क्या क्या होते थे, इन सभी चीजों के यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से परीक्षा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के बनाते हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।